तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं। सर्वेक्षण पद्धतियों में विकास सटीक वैज्ञानिक औजारों और ब्रिटिश शाही ज़रूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया। उस समय तैयार किए गए नक्शों से हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ तो मिलती ही हैं, साथ ही अंग्रेजी शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे में मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। अब इन योजनाओं को शुरू किया गया तो वहाँ से गरीबों को हटा दिया गया। बधुआ लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद लेने से इनकार कर देते थे। जैसे कि हमने कल बात की कि जनगणना में पहले बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं थी, या तो वो अपनी एज छिपा लेते थे या तो फिर वो यही नहीं बताते थे कि इस घर में ये हैं, और विकलांग जो लोग रहते थे उनके बारे में भी जानकारियाँ नहीं दी जाती थी। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में भी जानकारी नहीं देना चाहते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहें। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते हैं जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जो SC/SCs हैं, आप देखेंगे वो अपने टाइटल को सिंग कर लेते हैं। सिंग टाइटल आपने सुना होगा बहुत सारा। जितने भी लोग हैं पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। I mean, आप जो हो, आप जिस जगह आपने जन्म लिया है, आपको उस पर प्राउड होना चाहिए। चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी जाति छोटी या बड़ी तो नहीं होती है। हम सभी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के पार्ट्स डिवाइडेड हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इनफैक्ट ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहती है, आपको एग्ज़ाम में छूट मिलती है, एग्ज़ाम की फ़ीस में छूट मिलती है। सो दिस इज़ मतलब ये तो ग्रेट चीज़ है ना आप लोगों के लिए। तो आप क्यों अपने टाइटल को छिपा रहे हैं लोगों के सामने? मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो अपने टाइटल को छिपाते हैं। क्यों छिपा रहे हैं भाई? धर्म आपका है, आप अपने धर्म की तो रक्षा कीजिए। आप जब उसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और चीज़ की क्या ही रक्षा कर सकते हैं? आपने देखा होगा ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है कि लोग अपने टाइटल्स को बदल देते हैं। एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि हमें बराबर में रहना चाहिए, बराबर में रहना चाहिए। ये कैसी बराबरी है? हमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ आता कि जनरल वाला 750 रुपये दे किसी फॉर्म के लिए और वहीं ST/SC वाला 100 रुपये दे, और कुछ लोग दें ही ना। ये कहाँ की मतलब किस टाइप की बराबरी है, ये तो मुझे नहीं समझ आता कि रियली इक्वालिटी है। हम सब अनइक्वल हैं, हम सब इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर हम सब इक्वल हैं तो हमारे लिए हर एग्ज़ाम एक होना चाहिए, हर एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे होना चाहिए, हर एग्ज़ाम में फ़ीस के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मेरिट के लिए सिर्फ ये हो कि सबका मेरिट देखा जाएगा, चाहे वो छोटी कास्ट या कोई भी कास्ट हो, नॉट छोटी, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, ठीक है, ST/SC हो, जनरल हो, यादव हो, OBCs हों, कुछ भी हो, बिना कास्ट को देखे, कास्ट को बिल्कुल दरकिनार करके सीधे अगर टैलेंट पे नंबर दिया जाए तो ये भी तो अच्छी चीज़ है ना। लेकिन नहीं, इस देश में तो सबको वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करना है, तो ये तो होगा ही। जिसे वोट चाहिए, अब वोट के लिए कुछ और नहीं लोग कर पाते हैं तो हम मुस्लिम कार्ड प्ले करेंगे, हम पटेल कार्ड प्ले करेंगे, हम यादव कार्ड प्ले करेंगे, और ये कार्ड प्ले कर करके फिर अपने कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। भारत में शहरीकरण। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते
जो कुछ शहर हैं भारतीय सूती कपड़े जैसे कि निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे, मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीज़ें उतरने लगीं। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का ही निर्यात होने लगा। इन आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग कर लिया। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इसने शहरों को काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र पारंगत और समीप था, मतलब पारंगत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि वे शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रहण केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। अब आप जब देखेंगे तो कुछ कॉलोनीज़ अगर आप देखते हैं स्मॉल टाउन्स में, तो वो कॉलोनी जब विकसित हुई थी ना, तो वो एक शहर की तरह ही मानी जाती थी। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर विकास के जब देखा गया, मतलब आप जब आगे अब देखेंगे तो वो शहर की तरह लाई ज़रूर गई थी, लेकिन उस शहर की तरह है नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें गांव जैसी हैं अभी भी। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का विवरण बिंदु बन गया था। अच्छा, हम लोगों ने वो तो देखा होगा ना मूवी, तो मूवी में जब ट्रेन चलती थी तो हीरो उसी पे बैठ के फिर चले गए, टिकट दिया ही नहीं, ये चीज़ें तो काफ़ी कॉमन थी। और वो जो कोयला की ट्रेन आती थी स्पेशली, आपको पता है उसमें कोयला जाता था। अब अगर बड़े से कंटेनर में कोयला जा रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे बच भी जाता होगा। ये श्योर तो है नहीं कि पूरा का पूरा कोयला निकल जाता था, तो उसमें से चोरी भी बहुत होता था। उसके आसपास जो घर हुआ करते थे वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा कोयला चुराते थे उसमें से। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जब हमने अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी स्टार्ट की तो आयात निर्यात ये सब पहचान में आने लगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ का पतन होता है। जैसे इंडिया पहले सोने की चिड़िया मानी जाती थी और अब हमारा देश उतना ज़्यादा अमीर नहीं है। तो चीज़ें बदलती हैं समय के साथ, इसमें भी यही हुआ। धीरे धीरे वस्तुओं का संग्रहण केंद्र तो था, लेकिन फिर अस्तित्व में आने के बाद ये धीरे अपनी पहचान को खोने लगा था। नए शहर कैसे थे? बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। तो जो नए शहर थे ना, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, ये प्रमुख बंदरगाह बन गए। यहाँ जो आबादियाँ बसी वो चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी थी। इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी गई क्योंकि इनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में कोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी जो थे, कारीगर और कामगार, इन किलों के बाहर अलग अलग भारतीय व्यापारी आधे, और विस्मय और मुंबई में फोर्ट, ये इलाके ऐसे थे। फिर जो भारतीय व्यापारी थे इन किलों के बाहर एक अलग सी बस्तियों में रहते थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए। उस समय के लेखन में उन्हें वाइट टाउन और ब्लैक टाउन कहा जाता था, यानी इनके नाम से उद्धृत किया जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाने के बाद यह नस्ली फ़र्क और भी तीखा हो गया। आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ों के पास एक होटल था जिसमें जो लोग काले थे उन्हें जाना बिल्कुल मना था।
तो फिर एक आदमी कोई जाता है इंडिया का ही, तो उसे मना होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो एक और होटल बनाता है और उसमें गोरे लोगों का आना मना करवाता है। आपने में भी ये स्टोरी सुनी होगी, मैंने स्टोरी कहीं सुनी थी। तो ये स्टोरी ऐसी थी कुछ। तो ये बताती है कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा भेदभाव था, मतलब कलर को लेकर तक भेदभाव था। ऐसे तो अंग्रेज़ थे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बट अजीब टाइप की सोच उनकी थी। तो हम ये चैप्टर यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।